लिटरेचर की सिलेबस का वो हिस्सा जिसमें लिटरेरी टर्म्स आती हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये 6 लिटरेरी टर्म है हमारे सिलेबस में। इनको एक एक करके हम शॉर्ट में देख लेते हैं इजी वे में। सबसे पहला है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है, एक ये याद रखना बस, दिस इज ए सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। एक ऐसी लाइन होती है जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होने का मतलब अपने आप में विरोधाभासी होती है। और अपने आप में जब विरोधाभासी होती है तो हमें लगता है कि ये सेंटेंस क्या है, अब्सर्ड सा सेंटेंस है, बेकार सा, गलत सा सेंटेंस है, अतार्किक है, ऐसा लगता है शुरू में। लेकिन जब उसको हम गौर से पढ़ते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गहरा अर्थ छुपा होता है, उसको हम पैराडॉक्स कहते हैं। बट इट हैज़ सम सेंस इन इट। देखो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी तो होता ही है कि खुद ही कोई ही विरोधाभास करती है वो लाइन, लेकिन फिर भी उसमें सेंस होता है कोई ना कोई, सम अंडरलाइंग ट्रुथ इन इट, कुछ इसमें ट्रुथ होता है। तो इतना ही बहुत है पैराडॉक्स की डेफिनेशन के अंदर। बाकी काम सारे एग्जाम्पल करते हैं। आप एग्जाम्पल अच्छे से समझ लो और एग्जाम्पल अच्छे से दे के आओगे अपनी बुक में तो अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। तो इसके 5-6 एग्जाम्पल मैंने कलेक्ट किए हैं, ज़्यादा किए हैं इसलिए ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। लेस इज़ मोर। तो लेस इज़ मोर का मतलब होता है थोड़ा ही ज़्यादा है। तो हो गया ना सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, थोड़ा भी है ज़्यादा भी है, ये क्या मतलब हुआ। लेकिन जब गौर से देखेंगे थोड़ा ही ज़्यादा, यानी थोड़े में ही जब हम संतुष्ट हो जाते हैं तो वही हमें ज़्यादा लगता है। तो बात इसकी गहरा अर्थ ये है इसका कि थोड़े में ही संतुष्टि जब हम कर लेते हैं तो वही ज़्यादा हो जाता है हमारे लिए। इसी तरह से डू द थिंग यू थिंक यू कैन नॉट डू। वो काम करो जो तुम्हें लगता है तुम कर नहीं सकते हो। तो एक बार पढ़ने से थोड़ा अजीब सा लगता है सेंटेंस, लेकिन जब उसको बार बार पढ़ते हैं, थोड़ा सा गहराई से पढ़ते हैं तो इसका बहुत गहरा मीनिंग निकलता है। वो काम करो जो तुम सोचते हो कि तुम कर नहीं सकते, तभी तो तुम आगे बढ़ोगे, तभी तो तुम अपनी क्षमताओं का पूरा विकास कर पाओगे। यू आर डैम्ड इफ़ यू डू एंड डैम्ड इफ़ यू डोंट। तो तुम करोगे तो भी डैम्ड हो, नहीं करोगे तो भी डैम्ड हो। तो इसका मतलब हमें करना ही चाहिए। द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड। मेरे शत्रु का शत्रु मेरा दोस्त है। तो ये तो एक कहावत भी है कि शत्रु का शत्रु दोस्त होता है। द बिगिनिंग ऑफ द एंड। एंड की बिगिनिंग यानी अंत की शुरुआत हो गई है, बोलते हैं ना अंत की शुरुआत। अपने आप में अपोजिट से लगे हैं दो चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं इनका मीनिंग निकल रहा है। तो इफ़ यू डोंट रिस्क एनीथिंग यू रिस्क एवरीथिंग। अगर तुम किसी भी चीज़ का रिस्क नहीं लोगे तो सब कुछ रिस्क पे है तुम्हारा। अर्न मनी बाय स्पेंडिंग इट। तो धन कमाओ धन खर्च करके। लेकिन धन कमाना है तो धन खर्च करो, कमाना अपने आप आ जाएगा। नोबडी कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट। कोई भी तुम्हें तुम्हारी सहमति के बिना नीचा नहीं दिखा सकता। ये सारे पैराडॉक्स के उदाहरण हैं। आप उदाहरण जरूर याद कर लीजिएगा, कम से कम 5 उदाहरण तो याद करना ही है आपको। और ऊपर डेफिनेशन आपको बताई दी है। एंटीथेसिस पैराडॉक्स जैसा ही होता है, थोड़ा सा फर्क होता है इसमें 2 अपोजिट आइडियाज़ होते हैं, उनको बैलेंस कर दिया जाता है। यानी दो अपोजिट आइडिया होंगे 2, लेकिन उनको सेंटेंस में इस तरह से रखा जाएगा कि बैलेंस आ जाए। पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। लिटरली मीन्स अपोजिट। तो एंटीथेसिस का शाब्दिक अर्थ होता है अपोजिट होना। एन एंटीथेसिस इज ए पेयर ऑफ स्टेटमेंट। तो एंटीथेसिस क्या है, एक पेयर है स्टेटमेंट्स का, यानी 2 स्टेटमेंट होते हैं इसमें, 2 स्टेटमेंट का होना जरूरी है। इन विच वन रिवर्स इज द अदर। तो उसमें एक स्टेटमेंट जो है दूसरे स्टेटमेंट को रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है, उलट देता है। तो डेफिनेशन से आपको समझ आए ना आए, एग्जाम्पल से जरूर समझ में आएगा। तो डेफिनेशन याद रख लेना, इजी वे में ही है कि एक पेयर ऑफ स्टेटमेंट है ऐसा जिसमें एक स्टेटमेंट दूसरे को रिवर्स कर देता है। दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर ए मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। तो पहला सेंटेंस ये है कि एक स्मॉल स्टेप आदमी का, और दूसरा है मानवता की एक लंबी छलांग। तो देखो 2 अपोजिट सेंटेंस हो गए, इनको बैलेंस कर दिया गया कि छोटा स्टेप और एक लंबी छलांग। यानी उसी स्टेप को पहले सेंटेंस में बताया गया छोटा स्टेप, उसी स्टेप को दूसरे सेंटेंस में बताया गया एक बड़ी छलांग। तो ये बात नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कही थी जब उसने चांद पे कदम रखा। जब वो अपने यान से चांद पे रख रहा था ना कदम, तो वो स्टेप तो एक्चुअल में तो छोटा ही था। एक स्टेप से वो अपने यान से मून पे पैर रख रहा था, लेकिन उसने कहा मेरा तो छोटा सा स्टेप है, लेकिन पूरा मानव जाति के लिए कितनी लंबी छलांग है ये कि आदमी धरती से चांद पर पहुँच गया। तो इस चीज़ को बोलते हैं एंटीथेसिस। एक ही सेंटेंस में 2 अपोजिट बातें की हैं, उनको बैलेंस कर दिया है। आगे, टू अर्र इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। ये अलेक्जेंडर पोप का बहुत ही फेमस कोट है कि गलती करना ह्यूमन स्वभाव है, गलती करना मानवीय है, लेकिन जब माफ़ कर देते हैं तो वो दैवीय गुण है। तो टू अर्र और टू फॉरगिव ये 2 अपोजिट चीज़ें हैं, इनको बैलेंस किया गया है एक सेंटेंस में। मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज। मैन प्रपोज करता है, गॉड निपटाता है। यानी मैन कुछ काम करने की कोशिश करता है, प्रपोज करता है, लेकिन फल कौन देता है, गॉड देता है। तो प्रपोज और डिस्पोज ये 2 अपोजिट चीज़ें हैं। प्रपोज का मतलब शुरुआत करना किसी चीज़ की, डिस्पोज का मतलब निपटाना। तो आदमी शुरुआत करता है, भगवान निपटाता है। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। इसका मतलब है कि हर आदमी को कान दो, लेकिन वॉइस किसी किसी को ही दो। यानी सुनो तो सबकी, लेकिन सलाह किसी किसी को ही दो जो मांगे, सबको नहीं। इन कान हमें 2 दिया ना भगवान ने, सुनो ज़्यादा बोलो कम, ये बात होगी। तो ये एंटीथेसिस हो गया। डेफिनेशन याद रख लेना, छोटी सी है, और एग्जाम्पल जरूर 4 के 4 ही देके आओ, नो प्रॉब्लम। एंटीथेसिस एज 3 थिंग्स। तो एंटीथेसिस में 3 चीज़ें होती हैं, 2 और मोर पार्ट्स। ये तो बताया गया 2 सेंटेंस होते ही हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। रिवर्स और इन्वर्टेड आइडियाज़ को रिवर्स कर दिया जाता है अगले में। जैसे ना टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, ये अपोजिट आइडियाज़ हो गए। पैरेलल ग्रामेटिक स्ट्रक्चर, और दोनों सेंटेंसेस का जो ग्रामेटिक स्ट्रक्चर होगा वो पैरेलल होगा, एक जैसा सा ही होगा। ओके, नेक्स्ट सटायर। सटायर में क्या है, व्यंग्य हिंदी में कहते हैं, आपको पता ही होगा व्यंग्य क्या होता है। तो पढ़ लेते हैं। व्यंग्य का परिभाषा क्या है, द यूज ऑफ ह्यूमर, आयरनी, एक्सजरेशन और रिडिक्यूल। हम 4 चीज़ों का यूज़ करते हैं सटायर में।
4 चीज़ें कौन सी हो गई? ह्यूमर का, विनोद हास्य का, आयरनी अपोजिट कंडीशंस का, यानी जब हम कहते हैं कुछ और मतलब कुछ और होता है, वो आयरनी होती है, एक्सजरेशन अतिशयोक्ति का, और रिडिक्यूल मजाक का। तो 4 चीज़ों का यूज़ होता है सटायर में। किस काम के लिए? टू एक्सपोज, शो करने के लिए, दिखाने के लिए। क्या? पीपल्स स्टूपिडिटी। एक्सपोज या क्रिटिसाइज एक ही बात है, एक्सपोज करना, शो करना या आलोचना करना। किस काम के लिए? पीपल की स्टूपिडिटी और वाइसेस को शो करने के लिए, यानी लोगों की जो मूर्खता है, लोगों के जो गलत काम है, वाइसेस हैं, उनको एक्सपोज करने के लिए हम इन 4 चीज़ों का सहारा लेते हैं, तो सटायर बन जाता है। क्या लोगों को एक्सपोज करने के लिए कई बार हम सीरियसली भी बोल देते हैं, उनको गुस्से से भी बता सकते हैं ये क्या किया, गलत काम किया, मैं सहमत नहीं हूँ। दूसरा तरीका ये होता है कि उसको एक मजाक के रूप में उसको बताया जा सकता है। तो जब हम किसी की आलोचना करनी हो, किसी की गलतियों को निकालना हो, तो उसके लिए हम मजाक का सहारा लेते हैं, उसको हम बोल देते हैं सटायर। ओके, तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जब हम इन 4 चीज़ों का यूज़ करते हैं किसी को एक्सपोज करने के लिए या किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, जिसमें हम लोगों की स्टुपिडिटी और गलत कामों को दिखाते हैं, तो वो बन जाता है सटायर। ओके, दीज आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट सटायर। तो सटायर में 2 चीज़ें होनी चाहिए, याद रखने लायक 2 चीज़ें हैं। इट मेक्स फन ऑफ ए पर्सन, आइडिया और इंस्टीट्यूशन की। सबसे पहली बात तो ये है कि जिसकी भी हमें आलोचना करनी है, भले ही कोई आदमी है, कोई विचार है या कोई संस्था है, जिसकी भी हमें आलोचना करनी है, हमें उसका मजाक करना है। फन मतलब ऐसी बात करनी है कि सामने वाले सुनने वाले को भी मजा आए, ये देखो मेरी आलोचना इस तरह से की है। इट्स पर्पज इज नॉट टू जस्ट एंटरटेन बट ऑल्सो टू इन्फॉर्म और मेक पीपल थिंक। तो दूसरी बात कि व्यंग्य करने का एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं है, उसका उद्देश्य ये है कि उसको करेक्ट करना है, सामने वाले को सुधारना है, उसको मजाक में लेकर के उसको एक नई सूचना भी देनी है। एग्जाम्पल है लिटरेचर में बहुत सारे ऐसी बुक्स लिखी गई हैं जिनमें मजाक उड़ा करके, डायरेक्ट नहीं बोला गया उनको, मजाक से उनको बताया गया कि तुम्हारी ये कमजोरियाँ हैं। जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म इज़ ए डार्क सटायर ऑफ सोवियत यूनियनिज्म कम्युनिज्म। ये याद रखना, जॉर्ज ऑरवेल का जो एनिमल फार्म है वो एक सटायर है, एक ये नॉवल है एनिमल फार्म। एलेग्री भी है, आगे यही एग्जांपल एलेग्री में भी दिया गया है, वही बात करेंगे। और सटायर तो है ही है ये। किस पर है सटायर? सोवियत कम्युनिज्म, रशिया की जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसके ऊपर। एक और बुक है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, एल्डस हक्सले की, ये भी एक सटायर है। गुलिवर्स ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट की है, लिखी हुई है, ये भी एक सटायर है। तो एग्जांपल ये याद रख लेना आप। सिम्बोलिज्म, सिम्बोलिज्म का मतलब जब किसी चीज़ को हम संकेत के रूप में इस्तेमाल कर देते हैं, तो साइन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, वो सिम्बोलिज्म हो जाता है। सिम्बोलिज्म रेफर्स टू द यूज़ ऑफ सिम्बल इन ए लिटरेरी वर्क। जब किसी लिटरेरी वर्क में, किसी साहित्यिक कार्य में सिम्बल का जब यूज होता है, संकेतों का यूज होता है, तो हम उसको कह देते हैं सिम्बोलिज्म। अब सिम्बल होता क्या है? सिम्बल होता है कोई एक चीज़ जो दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करे। जैसे गुलाब का फूल जो होता है वो ज़्यादातर हम तब उसको एक प्यार के संदेश के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। जब कोई किसी को लाल गुलाब देता है इसका मतलब उससे प्यार करता है, तो गुलाब तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन वो संकेत किसका है? प्यार का। इस तरह ट्रैफिक में जब जाते हैं, रेड लाइट जल जाती है तो वो रुकने का संकेत है, ये सिंबल है हर चीज़, किसी न किसी चीज़ का। आग जो है वो क्रोध का सिंबल हो जाता है, पानी जो है वो शांति का प्रतीक हो जाता है, सफ़ेद कबूतर शांति के प्रतीक हैं, ये सारे सिंबल हैं। तो राइटर कभी कभी अपने नॉवेल्स में, अपनी पोइम्स में इस तरह के सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जिससे हमें वो इनडायरेक्टली जो कहना चाहता है वो समझ में आ जाता है। ओके, तो इट रिप्रेजेंट समथिंग बियॉन्ड लिटरल मीनिंग। तो सिंबल जो होता है ना, वो किसी और चीज़ के लिए यूज होता है, और वो अपने लिटरल मीनिंग से ज़्यादा किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। शाब्दिक अर्थ उसका होता ही होता है, उसका कोई और अर्थ भी निकलता है। अब ये सिंबल कुछ भी हो सकता है, कोई वर्ड भी हो सकता है, चीज़ भी हो सकती है, कोई काम हो सकता है, कोई चरित्र भी हो सकता है, कोई धारणा भी हो सकती है, जो अपने से अलग एक एडिशनल मीनिंग देते हैं। अपना मीनिंग तो उनका खुद का है ही, एडिशनल मीनिंग भी देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कैजुलिना ट्री हमारी पहली पॉइंट थी, तो उसमें कैजुलिना ट्री जो है, ट्री तो है ही है, लेकिन एक सिंबल भी बन गया है बचपन की यादों का। जो पोइट है वो बचपन की यादें उन्होंने पेड़ के नीचे गुजारी है ना, सारी तरह तरह के खेल खेले हैं अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ। कैजुलिना ट्री एक सिंबल बन गया है पोइट की जो चाइल्डहुड हैप्पीनेस है उसका। और भी बहुत सारे सिंबल होते हैं, जैसे रेम्बो है, तो रेम्बो का यूज़ हम ज़्यादातर इसके लिए करते हैं, होप और प्रॉमिस के लिए। रेड रोज़ का प्रयोग हम करते हैं लव और रोमांस के लिए। ग्रीन ट्रैफिक लाइट है वो गो के लिए। ट्री ब्लॉसम्स हैं वो स्प्रिंग सीजन के लिए, अगर पेड़ खिला हुआ है, फूल आए हुए हैं, तो हैप्पीनेस का प्रतीक है, बसंत ऋतु का प्रतीक है। अब आ जाते हैं एस्से में। एस्से का लिटरल मीनिंग ये है अटैम्प्ट करना, प्रयास करना। एस्से एक वर्ड है फ्रेंच में, उससे बनाइए। तो एस्से क्या है? एक स्कॉलरली वर्क है, एक विद्वतापूर्ण काम है, राइटिंग में है वो, और वो क्या करता है? किसी लेखक के पर्सनल विचारों को शो करता है एस्से। कोई लेखक अपने पर्सनल विचार व्यक्त करता है एस्से के माध्यम से। तो एस्से 4 प्रकार के हैं। एक्सपोजिटरी, एक्सपोजिटरी में क्या करता है? राइटर गिव्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आइडिया, थीम और इशू। तो राइटर एक्सप्लेन करता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ की व्याख्या करता है, भले वो आइडिया हो, थीम हो या कोई इशू हो, ठीक है, और अपने खुद के विचार रखता है उसमें। डिस्क्रिप्टिव में क्या है? डिस्क्रिप्शन देता है, इतना ही बहुत है, किसी टॉपिक का डिस्क्रिप्शन देता है, वर्णन करता है सिर्फ। नैरेटिव में कोई स्टोरी के माध्यम से बताता है, स्टोरी विद सेंसरी डिस्क्रिप्शन। इसमें सेंसरी डिस्क्रिप्शन टेबल छोड़ दो, बस एक स्टोरी डिस्क्राइब करता है वो।
और अपना पॉइंट भी रखता है। परसुएसिव में जो किसी को मनाने की कोशिश करता है राइटर, कन्विंस करता है कि हाँ यही बात सही है, मेरी बात सही है, उसके पक्ष में तर्क देता है। राइटर ट्राइज टू कन्विंस हिज रीडर टू अडॉप्ट हिज पोजीशन और पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये 4 प्रकार कैसे हो गए, इनको डिस्क्राइब ना करो तो भी नाम जरूर याद रख लेना, एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव और परसुएसिव। ओके, लास्ट चलते हैं एलेगरी। एलेगरी क्या है? स्टोरी विद इन स्टोरी, स्टोरी में स्टोरी। एलेगरी एक ऐसी स्टोरी होती है जो सरफेस पे तो हमें अलग स्टोरी लगती है, उसका हिडन मीनिंग देखते हैं तो कोई और मीनिंग होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में ये, फॉर एग्जांपल द सरफेस स्टोरी माइट बी द अबाउट 2 नेबर्स, यानी कोई 2 पड़ोसियों की कहानी है जो हमेशा झगड़ते रहते हैं। उन पड़ोसियों को कोई भी नाम दे दो आप। अब कई बार क्या होता है, राइटर उन पड़ोसियों के माध्यम से 2 देशों की बात कर रहा होता है जो हमेशा लड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर। तो राइटर्स डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि ये देश और ये देश, वो बस उनको एक पड़ोसियों के रूप में शो कर देगा। तो ये हो जाती है एलेगरी। ओके, जिसमें कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, स्टोरी विद इन स्टोरी हो जाती है। तो ये बात आप जरूर याद रखना, स्टोरी विद इन स्टोरी। इट हैज़ ए सरफेस स्टोरी, एक तो होती है सरफेस स्टोरी जो ऊपर से लग रही है स्टोरी, और दूसरी होती है जो छुपी हुई है अंदर। तो कई बार हम डायरेक्ट नहीं बोलते किसी की आलोचना करने के लिए, उसको कोई और पात्र का नाम दे देते हैं। तो उस पात्र से क्या होता है कि जो सुनने वाला होता है या जिसको हम टारगेट कर रहे हैं वो भी आहत नहीं होता है, उसको भी ये लगता है भी मेरा डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसको टारगेट जरूर कर लिया गया है। ओके, जैसे नेबर्स वाली बात हो गई, throwing rocks at each other homes, but the hidden story would be about war between countries। तो 2 पड़ोसी जो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे के घर पत्थर मारते रहते हैं, वो एक्चुअल में हो सकती है 2 देशों की कहानी भी। एलेगरीज डिलीवर डिफिकल्ट मैसेज इन ईजी टू रीड स्टोरीज। तो एलेगरीज जो है वो डिफिकल्ट मैसेज को ईजी करके में मैसेज दे देते हैं। एग्जाम्पल है जैसे जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म। एनिमल फार्म जो है ना, ये जब आप नॉवल को पढ़ोगे ना तो इसमें सारे पत्थर जानवर हैं, सूअर हैं, टाइगर हैं, कुत्ते हैं, उल्लू है, ये सारे राइट हैं। लेकिन इसको हम सरफेस स्टोरी के रूप में ही पढ़ सकते हैं कि हाँ भाई जानवरों की कहानी है, लेकिन राइटर ने बहुत ही चालाकी से सभी को एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे सूअर जो है वो रूस के जो नेता थे बड़े बड़े, उन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, और हर जो इसमें एनिमल है ना किसी न किसी बड़े व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो उस माध्यम से, जानवरों के माध्यम से उनकी कमियाँ और खूबियाँ दिखाई गई हैं लोगों की। तो जब तक कई बार हम पता भी नहीं लगता है कि वास्तव में किसको रिप्रेजेंट करता है, हमें पता लगता है ना, तब और भी ज़्यादा अच्छी लगती है वो राइट वो कहानी जो है वो सुनने में। एक और है द फेयरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर, ये भी एलेगरी है, एडमंड स्पेंसर ने लिखी है, बहुत ही फेमस स्टोरी है, याद रख लेना आप एग्जांपल के रूप में। गुलिवर्स ट्रेवल्स है, गुलिवर जो है वो तरह तरह की जगहों पर जाता है। एक जगह ऐसी जगह जाता है जहाँ पे सारे लोग जो बहुत ही बोने होते हैं, एक जगह जाता है जो बहुत ही बड़े बड़े लोग होते हैं, एक जगह ऐसी होती है जहाँ घोड़ों का राज होता है। तरह तरह की जगहों पर जा करके राइटर एक्चुअल में बताना चाहता है कि हम कितने घमंडी लोग हैं, कितने एरोगेंट हैं। तो ये एलेगरीज है, इसको सरफेस पे भी पढ़ा जा सकता है, हिडन मीनिंग में भी पढ़ा जा सकता है। ओके, बहुत सारी एलेगरीज लिखी हुई हैं लिटरेचर के अंदर। तो ये हमारी लिटरेरी टर्म्स हैं। I hope you have understood it well and will perform better in your exam.